वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। क्या पढ़ना है आज? बजुका। कल हम लोग बजुका शुरू किए थे ना? आज ऐसा करते हैं, बजुका हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ें। ये बताओ, बजुका कैसा सिन्फ है? नस्र में, नसरी सिन्फ में कैसा सिन्फ है? मुख्तसर अफसाना। अफसाना है। वेरी गुड। नसरी सिन्फ में बजुका क्या है? कि अफसाना है ना? और बजुका के अफसाना निगार कौन है? सुरेंद्र प्रकाश। कौन है? सुरेंद्र प्रकाश। सुरेंद्र प्रकाश। ठीक है ना? सुरेंद्र प्रकाश का लिखा हुआ अफसाना कल हम लोग शुरू किए ही थे, है ना? आज फिर से उसको शुरू से शुरू किया जाए। कैसा? जी सर। चलो ठीक है, निकालो। कितना पेज नंबर में है? पेज नंबर 36। कितना है? 36। 36 तुम लोगों की किताब में होगी। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। इसका देखे हो चेहरा मोहरा? देखे हो? गुलिस्तान अदब, ये असल ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है ना, एनसीईआरटी की किताब। खैर वो भी जो तुम लोग पढ़ते हो गोल्डन उर्दू, कोई दिक्कत नहीं है वही चीज़ उसमें, है ना? लेकिन ये टेक्स्ट बुक यही हुआ। और कितना पेज नंबर निकाल लो? 36। बजुका इसमें 47 में है। ठीक है, चलो बिना देर किए शुरू किया जाए। ठीक है ना? अफसाना बजुका। सुरेंद्र प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़े थे, जाने थे। अफसाना ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद, है ना? अफसाना ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर सुरेंद्र प्रकाश के बारे में अलग से एक क्लास होगा, है ना? बजुका शुरू किया जाए। चलो लाइन बाय लाइन देखना है तुम लोगों को, ठीक है ना? बिल्कुल एक एक लफ्ज़ को। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे। प्रेमचंद की कहानी का होरी। प्रेमचंद की कहानी का होरी किस कहानी का पता है? कहानी गोदान का, नाविल गोदान का होरी। गोदान प्रेमचंद का सबसे बेहतरीन नाविलों में से एक नाविल है। बल्कि प्रेमचंद का ही बेहतरीन नाविल नहीं कहा जाए, उसे उर्दू का बेहतरीन नाविल कहा जाए। तो उसका किरदार गोदान का एक मशहूर किरदार है होरी, ठीक है ना? उसके बारे में यहाँ पे सुरेंद्र प्रकाश कह रहे हैं कि प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर में खम पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदरे गोश्त में से उभर आई थी। ठीक है ना? काफ़ी वो ज़ईफ़ हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। प्रेमचंद का होरी। अफसाना देखो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे लिख लिया जाए। अफसाना बजुका। कौन सा अफसाना हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं? बजुका, है ना? और अफसाना निगार कौन हुए? सुरेंद्र प्रकाश। सुरेंद्र प्रकाश। सुरेंद्र प्रकाश, है ना? होरी जो किरदार है, ये किरदार असल में, होरी का किरदार जो है ये असल में जो है गोदान का किरदार है। ठीक है ना? गोदान प्रेमचंद का मशहूर नाविल, और उस नाविल का किरदार है ये होरी। ठीक है ना? उसके बारे में यहाँ पे सुरेंद्र प्रकाश कह रहे हैं कि प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर में खम पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदरे गोश्त में से उभर आई थी। उस असना में उसके यहाँ 2 बेटे हुए थे। ठीक है ना? उस असना में उसके यहाँ 2 बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया, और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। ठीक है ना? होरी के 2 बेटे, जब वो बूढ़ा हो चुका था, 2 बेटे हुए थे जो दोनों के दोनों मारे जा चुके थे। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है
और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बात समझे? ठीक है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ बल के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, ज़रा कांपे और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बैलों को हाँक लगाई और हल्का फल ज़मीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। ठीक है ना? बूढ़ा हो चुका था, मजबूर हो चुका था, वो काम करने के लायक नहीं रह गया था, लेकिन मजबूरी और परेशानी है ना, और पेट जो है वो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया कि वो जो है बुढ़ापे में भी जो है हल को पकड़ लेता है और फिर वो अपनी खेती बाड़ी शुरू कर देता है। उन दोनों बेटों की बीवियां थीं और आगे उनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। अब उन सब की परवरिश का बार होरी पर आन पड़ा था और उसके बूढ़े जिस्म में खून ज़ोर से गर्दिश करने लगा था। ठीक है ना? देखो, एक बुढ़ापा में जो है जब अपने आप को संभालना मुश्किल हो और उस वक्त जो है 5-5 बच्चों का, 2-2 बहुएं का जिम्मेदारी संभालना ये आसान नहीं होगा, है ना? फिर भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, संभाल रहे थे। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज़्यादा ही सुर्ख था और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। ठीक है ना? उसकी बड़ी बीवी, उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल निकाल कर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना पिंडा मलते पानी उछाल रहे थे। समझ सकते हो ना? देखो, ये अफसाना का मंजर निगारी है। जो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये तुम लोग को बिल्कुल दिखाई पड़ता होगा कि वो बच्चे जो है कुआं के पास कैसे नहाते होंगे, कैसा वहाँ का सीन होगा, कैसा वहाँ का मंजर होगा। ठीक है ना? पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदल कर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांध कर उसने ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थीं। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। जो भी अपना है ना, घर से बाहर निकलना है, वो खेत जा रहे हैं तो अपना पूजा पाठ हनुमान जी को अपना प्रणाम किए और बाहर आ गए। ठीक है ना? सब तैयार हैं। बच्चों को और अपनी बहुओं को ये प्रेमचंद कह रहे हैं, प्रेमचंद कह रहे हैं, कहते हैं ये होरी बोल रहा है ना, क्योंकि वो निकलना है, खेत निकलना है। सब तैयार हैं? उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। उनके हाथ तेजी से चलने लगे। जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ काम में मसरूफ़ थी, लेकिन चूंकि अब बापूजी तैयार थे, होरी बिल्कुल जो है तैयार होकर बाहर आ गए थे और वो पूछ रहे हैं कि चलने के लिए तैयार हो, सभी लोग तैयार हैं। हालांकि वो काम कर रही है, वो अपना है ना जल्दी जल्दी काम अपना वो शुरू कर देती है। ठीक है ना? जो भी काम कर रही थी वो काम में तेज़ी ले आती हैं। होरी ने देखा अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा ये झूठ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत ना दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते, उनके पास जीने का कोई बहाना ना रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। ठीक है ना? चलो, समझने समझाने की कोई बात नहीं है, समझ गए होगा तुम लोग। आगे बढ़ें। होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तुंद ही से जुट गईं।
जब तक होरी ने एक कोने में पड़ी कटाई के औजार निकाले और अब वो सचमुच तैयार हो चुके थे। ठीक है ना, अब वो सचमुच तैयार हो चुके थे। उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्यौहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। बिल्कुल जो है सूरज निकल आया है, सूरज की किरणें चारों तरफ फैल चुकी हैं, है ना। कहाँ चला गया, जकड़ लिया है। होरी ने अंगूछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। ना अहलमुद की धौंस, ना बनिए का खटका, ना अंग्रेज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती और ना ज़मींदार का हिस्सा। उसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। ठीक है ना। देखो, जब गोदान लिखा गया था, वो प्रेमचंद लिखे थे 1935-36 ईस्वी में। ठीक है ना, प्रेमचंद का आखिरी नावल था। और उस वक्त जो है देश आज़ाद नहीं हुआ था। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ज़मींदारों का दौरा था, है ना। ज़मीन के यहाँ के खेतीहर मज़दूर जो है वो ज़मीन का मालिक नहीं हुआ करते थे। तो कई तरह का लगान, कई तरह का टैक्स जो है वो अंग्रेज़ी सरकार को या ज़मींदारों को देना पड़ता था इन लोगों को, है ना। जब जो है एक खेतीहर मज़दूर जो है, खेती करने वाला मज़दूर जो है, जब सूद कर्जा पैसा सेठ साहूकारों से लिया करता था तो उसका काफ़ी भारी भरकम जो है वो सेठ साहूकार जो है उनसे वसूली किया करते थे, है ना। अब चूँकि ये सुरेंद्र प्रकाश जो है जब ये अफसाना लिख रहे हैं और इसमें चूँकि होरी बूढ़ा हो चुका है, इसका मतलब है कि देश आज़ाद हो चुका है ना। तब यहीं पे होरी कह रहा है कि कितना अच्छा समय आ गया है, चूँकि अब हिंदुस्तान में अपना हुकूमत है, अपनी हुकूमत है, अपना शासन है। तो इसलिए अब यहाँ पे ना वो ज़मींदार रहे, ना अंग्रेज़ी सरकार रही और ना वो बनियों और साहूकारों का जो है दौरा रहा कि यहाँ के खेती करने वाले मज़दूर किसान जो है उतना परेशान हो जितना पहले परेशान हुआ करते थे। इसलिए यहाँ पे ये होरी कह रहे हैं कि कितना अच्छा समय आ गया है। ना अहलमुद की धौंस, ना बनिए का खटका, ना अंग्रेज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती और ना ज़मींदार का हिस्सा। उसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। वो बिल्कुल जो है सोचने लगा कि हमारी खेती जो है कितना, माने फसल जो है बिल्कुल तैयार है और वो उसके नज़रों के सामने जो है वो घूम रहा है। चलो बापू, चलो बापू, उसके बड़े पोते ने उसकी उंगली पकड़ ली। बाकी बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। सभी लोग तैयार? सब तैयार है ना? ठीक है। बैर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर चार दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाएं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है ना, ये लोग निकल गए हैं, अपने खेत की तरफ चल दिए हैं। गांव की गलियों गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे। सबके दिलों में मुसर्रत के अनार फूटते महसूस हो रहे थे। सबकी आंखें पकी फसलें देखकर चमक रही थीं। देख रहे हो ना किताब? जी। है ना लिखा हुआ उसमें कि नहीं? सबकी आंखें पकी फसलें देखकर चमक रही थी। होरी को लगा जैसे ज़िंदगी कल से आज ज़रा मुख्तलिफ है। ज़िंदगी कल से आज ज़रा मुख्तलिफ है, अलग है। उसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं किसान के बच्चे? नंग धड़ंग, मैले कुचेले, कैसे रहेंगे बेचारे? गरीब गुरबा किसान के बच्चे हैं ना, वो वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं। सांवले मरियल से,
क्या लिखा है यहाँ पे, सांवले मरियल से जो जीप गाड़ी के पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते हैं। ठीक है ना, गांव घर के बच्चे, वही हम कह रहे हैं ना, अब ना जो है सभी जगह गाड़ी, मोटर गाड़ी और हर तरह का फैसिलिटी है, हर तरह का फराहमी है। पहले जो है गांव देहात में जो है मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह जो है कभी कभार ही देखने सुनने के लिए मिला करता था, है ना। और जाहिर सी बात है ये आज़ादी के ज़माने का जो है ये अफसाना है, तो उस वक्त के गांव घर के बच्चे, किसान के बच्चे भी बिल्कुल उसी तरह के थे, है ना। जो यहाँ लिखा है, जो जीप गाड़ी की पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते थे। बहुएं वैसे ही थी जैसी कि गरीब किसान बेवा औरतें होती हैं, चेहरे घूंघटों में छुपे हुए और लिबास की एक एक सलवट में गरीबी जुओं की तरह छुपी बैठी। वो सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा, वो सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था, करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर तबेले में कुछ गायें, भैंसें और बैल चारा खाकर फुनकार रहे थे। ठीक है ना, सब अपना मगन है, मस्त है। ठीक है ना। सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरी खेत थे। उन सब खेतों के बाद ज़रा दूर जब यह सब खेत खत्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें क्या लिखा, जिसमें झूना पककर अंगड़ाइयाँ ले रहा था। वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कीड़े घास पर रेंग रहे हो। ठीक है ना। चलो, सोचना है तुम लोगों को, समझना है, देखना है कि कैसे लगते होंगे वो लोग, है ना, तसव्वुर करना है। वो सब खेत की तरफ जा रहे थे जिसके आगे थल था, जल थल था, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नज़र ना आती थी। बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पांव रखते ही धंस जाता था, और मिट्टी यूं भुरभुरी हो गई थी जैसे उनके दोनों बेटों की हड्डियां चिता में जलकर फूल बन गई थी और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थी। समझ रहे हो ना। बिल्कुल जो है बंजर भूमि है, बंजर ज़मीन है। ये जो है अपने तशबीह दे रहा है यहाँ पे, अपने बेटों से जो है इसका मुवाजना कर रहे हैं कि जिस तरह उनके बेटों की हड्डियाँ है ना, वो गल के सड़ के जो है वो बिल्कुल झुर्रियाँ बन गई थी, हाँ, राख हो गई थी, जल गई थी, ख़त्म हो गई थी, है ना। उसी तरह जो है वो खेत है ना, जो थल है वो बिल्कुल वैसे ही है। कहाँ चला जाता है जी, यहाँ कहाँ चला गया, बन गई थी और फिर हाथ लगाने ही रेत की तरह बिखर जाती थी। हाँ, वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जो बंजर होता जा रहा है ना। वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ आया है। पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ आया, माने 2 हाथ जो है और वो बंजर हो चुका है। नहीं, देखो नदी वगैरह देखोगे, नदी का कटान होते होते जो है नदी जो है और चौड़ी होते जाती है ना, लेकिन चौड़ी होने में काफ़ी लंबा अरसा लग जाता है, काफ़ी लंबा वक्त लगता है। वैसे ही जो है ये बंजर भूमि, बंजर ज़मीन जो है आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। पिछले 50 वर्षों में वह 2 हाथ आगे बढ़ आया था। होरी चाहता था जब तक बच्चे जवान हों
वो थल उसके खेत तक ना पहुँचे। ठीक है ना, उसका खेत तक पहुँच जाने के बाद तो जाहिर सी बात है कि उसके खेत को भी अपने दबोचे में ले लेता है ना, और फिर वो खेती के लायक ज़मीन नहीं रह जाती है ना। तो वो चाहता था कि उसके बच्चे जब तक जवान हो वो थल उसके खेत तक ना पहुँचे, और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा, और तब तक वो है ना, और जब तक जो है उसकी ज़मीन तक वो थल पहुँचे, जाहिर सी बात है कि वो बूढ़ा हो चुका है, तब तक तो वो खुद जो है किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा, यानी कि वो मर चुका होगा, उसका चिता जल चुका होगा। पगडंडियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, और उस पर होरी और उसके ख़ानदान के लोगों की हरकत करते हुए नंगे पाँव। सूरज आसमान की मशरकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था, माने काफ़ी जो है सूरज निकल आया है, ऊपर आ गया है। ठीक है ना, सूरज आसमान की मशरकी पूर्वी है ना, मशरकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। चलते चलते उनके पांव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ़ थे। ठीक है ना, कटाई का मौसम है, कई जगह जो है खेतों में फसल काटी जा रही है। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ़ थे। वो आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वलवलों के साथ टहनियों को दरांती से काट कर एक तरफ रख देते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी ना था बहने को। अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी और उस पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने थे। वो पानी के पाँव के निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नज़र आ रहा था। सबका दिल बिल्लियों उछलने लगा, यानी बिल्ली की तरह उछलने लगा। वो अब अपने खेत के पास पहुंच चुके थे, करीब आ गए थे। फसल कटेगी तो उनका आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मज़ा आएगा। ठीक है ना, फिर खटिया में बैठकर भात खाने का मज़ा आएगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद। ठीक है ना, देखो कैसा सोच रहे हैं लोग, कितना खुश है, कितना खुशफहमी में है ना। डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद। उन सब ने एक ही बार सोचा, सभी लोग जो है इस तरह का जो है सोच रहे हैं। अचानक होरी के कदम रुक गए। अचानक होरी के कदम रुक गए। वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी होरी और कभी खेत को देख रहे थे। कौन? बच्चे और बहुएं। कभी जो है खेत को देखते हैं, कभी होरी को देखते हैं, और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज़ लगाई, अबे कौन है? ठीक है ना, इसको ऐसा मालूम हो रहा है कि हमारे खेत में कोई है और कुछ ना कुछ खेत में हो रहा है। तब तो सभी लोग रुक गए और कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ होते हुए ये लोग देख रहे हैं, तभी जो है एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, अब वही जो है नज़दीक पहुंचने के बाद जो है होरी आवाज़ लगा रहा, अबे कौन है? और फिर सब ने देखा उनके खेत में पकी हुई फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे। पकी हुई फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे, यानी कि कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, अब वो सब होरी के पीछे तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। होरी फिर चिल्लाया, अबे कौन है रे? चिल्लाएगा ना, अबे कौन है रे? बोलता क्यों नहीं? कौन फसल काट रहा है मेरी? कौन फसल काट रहा है मेरी? ठीक है, अब देखो, मगर खेत में से कोई जवाब ना मिला। अब वो करीब आ चुके थे
और खेत के दूसरे कोने पर दरांती चलने की सड़ाप सड़ाप की आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है, बोलता क्यों नहीं? और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सोंत ली। अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा और जैसे मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा हो। इसको ऐसा मालूम हुआ है ना। और फिर से देखो, कौन है, बोलता क्यों नहीं? और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सोंत ली। अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा और जैसे मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा हो। ऐसा मालूम हुआ कि कोई ढांचा जो है सामने आ गया है और वो ढांचा जो है मुस्कुरा के देख रहा है। ठीक है ना। मैं होरी हूं काका, मैं हूं होरी काका, मैं हूं होरी काका बजूका। सेंटेंस देखो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। मैं हूं होरी काका बजूका, अपने बारे में बता रहा है, बजूका बोल रहा है। मैं हूं होरी काका बजूका। उसने अपने हाथ में पकड़ी दरांती फिजा में हिलाते हुए जवाब दिया। जो पकड़े हुए थे दरांती हंसुआ रे, हंसुए ना कहेंगे हम लोग, धान उसी से ना काटेंगे, धान या क्या बोला जाए, गेहूं वगैरह, धान गेहूं मड़ुआ वगैरह है ना। तो अब वो फिजा में लहराते हुए दरांती को बजूका कहता है, मैं हूं होरी काका। सबकी मारे खौफ के घुट्टी घटी सी चीख निकल गई, घुट्टी घुट्टी से चीख निकल गई। बजूका कौन है? आखिर बजूका सामने आ गया तो ये सब के सब क्यों डर गए? सबके मारे खौफ के घुट्टी घटी से चीख निकल गई। कौन है ये बजूका? समझ सकते हो? समझे? नहीं समझे ना? बता दें कि आगे पढ़ें? बता दीजिए सर। मैं हूं होरी काका बजूका। गेहूं के खेत में या मकई के खेत में पुतला देखे हो, स्टेचू जो खड़ा कर दिया जाता है बना करके इंसान जैसा, इंसान का शक्ल सूरत का नहीं बना दिया जाता है। हाँ, ऐसे फैला दिए, हाथ ऐसे लटका दिए, पॉल वॉल का बना करके, वो है बजूका। क्यों बनाया जाता है? फसल को नुकसान ना पहुंचाए कोई जानवर, मतलब भाई जानवरों को या परिंदों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना। माने परिंदे जानवर को ये लगे कि यहाँ कोई ना कोई इंसान है और वो बिल्कुल ऐसे करके खड़ा है ना, और वो बिल्कुल क्या नाम है, माने रखवाली करने के लिए, देखभाल करने के लिए, मकसद वही ना होता है बनाने का। तो वही है बजूका। और वो बजूका जो है आज उसमें जान पड़ गई है। वो कह रहा है, मैं हूँ होरी काका बजूका। सबके मारे, अब जाहिर सी बात है कि अब पुतला बोलना शुरू कर दे, वो अचानक सामने आ जाए तो रूह नहीं कांपेगी सबका। सबके मारे खौफ के घुट्टी घुट्टी से चीख निकल गई। उनके रंग जर्द पड़ गए और होरी के होठों पर गोया सफ़ेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वो सब सख्ती में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वह कुछ देर कितनी थी? एक पल, एक सदी या फिर एक युग, इसका उनमें से किसी को अंदाज़ा ना हुआ जब तक कि उन्होंने होरी की गुस्से से कांपती हुई आवाज़ ना सुनी। उन्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास ना हुआ। तुम बजूका, तुम, अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था, बांस की फांकों से, और तुमको उस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसके शिकार में मेरा बाप हाका लगाता था, और वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था, तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था, और उस पर उसी अंग्रेज शिकारी का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला,
मेरी फसल काट रहा है। मैं समझ गया ना? ठीक है, यहाँ देखो बजूका, ठीक है, वो सबको दिखाई पड़ता होगा, सब कुछ देखे हो ना? हाँ, अरे बहुत लंबा है जी, खत्म होगा नहीं होगा? चलो ठीक है, लगातार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है ना। होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बजूका बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर होरी की किसी बात का कोई असर ना हुआ हो। जैसे ही वो करीब पहुँचे उन्होंने देखा फसल 1/4 के करीब कट चुकी है और बजूका उसके करीब दरांती हाथ में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो सब हैरान हुए कि उसके पास दरांती कहाँ से आ गई। वो कई महीनों से उसे देख रहे थे। बेजान बजूका दोनों हाथों से खाली खड़ा रहता था, मगर आज वो आदमी लग रहा था, गोश्त पोस्त का उन जैसा आदमी। यह मंजर देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा। उसने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार धक्का दिया, मगर बजूका तो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। अलबत्ता होरी अपनी ही जोर की मार खाकर दूर जा गिरा। अब पुतला को जाकर के धक्का मारेगा तो पुतला तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि अपने ही जो है उसके धक्का से वो पीछे जा गिरा, है ना। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वो अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था, है ना। बेचारा गिर गया है, बूढ़ा आदमी है, अब वो जो है किसी तरह जो है संभल करके उठने की कोशिश कर रहा है। जितने बच्चे बहुएं थी सब दौड़े अपने, है ना, ससुर जी को या फिर अपने दादाजी को बचाने के लिए, और वो अपने आप को संभालते हुए फिर से वो उठ रहा है, उठने की कोशिश कर रहा था। सबने उसे सहारा दिया और उसने खौफजदा होकर बजूका की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बजूका, मुझसे जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ें। बजूका हस्बे मामूल मुस्कुरा रहा था, फिर बोला, तुम खामखा खफा हो रहे हो, तुम खामखा खफा हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, नाराज हो रहे हो, है ना, खफा हो रहे हो। होरी काका, मैं तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है 1/4। मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है 1/4, लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? मेरा हक है होरी काका, मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूँ और मैंने इस खेत की हिफाजत की है। ठीक है ना? लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था, और बेजान चीज़ का कोई हक नहीं होता। ये तुम्हारे हाथ में दरांती कहाँ से आ गई? ठीक है ना? होरी पूछ रहा है। बजूका ने एक जोरदार कहकहा लगाया, तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। ठीक है ना? देखो, बहुत ये हाई लेवल का अफसाना है, बहुत समझने वाला अफसाना है ना। लेकिन तुमको यह दरांती और जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी। यह मुझे आपसे आप मिल गई जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांकें चीरी थी। अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे। घर की बेकार हांडी पर मेरी आँखें, नाक, कान और मुंह बनाया था। उसी दिन उन सब चीज़ों में ज़िंदगी कुलबुला रही थी। ठीक है ना? और ये सब मिलकर मैं बना, और मैं फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा, और एक दरांती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही,
और जब फसल पक गई वो दरांती मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतज़ार करता रहा और आज जब तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बजूका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा ताकि उन सबको उसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये साजिश है। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं मानता, ये सब छलावा है। मैं पंचायत से इसका फैसला कराऊंगा। तुम दरांती फेंक दो, मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। होरी चीखा और बजूका ने मुस्कुराते हुए दरांती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पंचायत भी लग गई है। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था। उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थीं और बजूका का इंतज़ार था। आज पंचायत को अपना फैसला सुनाना था। मुकदमे के दिनों फरीक अपना बयान दे चुके थे, यानी इसके पहले भी जो है पंचायत लग चुकी थी और दोनों तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जा चुका था। आज फैसले की घड़ी है, फैसले का दिन है, ठीक है ना। आखिर दूर से बजूका खरामा खरामा आता हुआ दिखाई दिया। खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आता हुआ दिखाई दिया। सबकी नज़रें उस तरफ उठ गईं। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था जैसे ही वो चौपाल में दाखिल हुआ। सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उनके सर ताज़िमन झुक गए। होरी यह तमाशा देखकर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बजूका ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो अपने आप को तेज़ पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। वो अपने आप को तेज़ पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बजूका को देना मंजूर कर लिया और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बजूका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना। बजूका की जगह पर मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहाँ से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बजूका नहीं बनाना, कि बजूका बेजान नहीं होता। आपसे आप उसे ज़िंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दरांती थमा देता है और उसका फसल की एक चौथाई पर हक हो जाता है। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियां उसके पीछे थे और फिर उसकी बहुएं
और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और ख़त्म हो गया। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और ख़त्म हो गया। उसके पोते पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के सब लोग यह तमाशा देखते रहे। बजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतार कर सीने के साथ लगा लिया और अपना सर झुका दिया। ठीक है, समझे? देखो इसमें है वहदत तासुर, मंजर निगारी, प्लॉट, किरदार, सारा कुछ इस अफसाने में है। और यही जो है अफसाने की खूबी और ख़ुसूसियत है कि अफसाना ख़त्म हो जाने के बाद भी जो है वो अपने दिलो दिमाग में, हमारे दिलो दिमाग में एक वहदत तासुर छोड़ जाए। ठीक है ना? ठीक है।